So let us begin MCQ नीट पैटर्न MCQ। जो भी MCQ है ये नीट पैटर्न पर है। नीट में इसी टाइप का MCQ पूछा जाता है, इसी पैटर्न पर MCQ लिए हैं, बना रहे हैं। किंतु सारा का सारा क्वेश्चन आपके NCERT बुक से ही है। सारा क्वेश्चन NCERT के बुक में मिलेगा, एक भी क्वेश्चन NCERT के बुक के बाहर का नहीं है, अपने मन से नहीं जोड़े हैं। ठीक है, हाँ इनको ट्विस्ट किए हैं। ये आगे के स्टेप में होगा जब आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो NCERT से कुछ बाहर लाए जाएंगे ताकि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला, साइंटिफिक कम्युनिटी बिलीव्ड दैट लाइफ एग्जिस्टेड इन स्मॉल वाटर पूल्स विद चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। पहला टॉपिक है, पहला है ऑप्शन कहता है कि साइंटिस्ट यह मान कर चले थे कि लाइफ पहले कहां शुरू हुआ था बेटा, कहां शुरू हुआ था लाइफ पहले शुरू हुआ था, लाइफ पहले शुरू हुआ था स्मॉल वाटर पूल में जिनका क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा था। यह स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो यह स्टेटमेंट साइंटिस्ट यही माने थे कि पहला लाइफ कहां चेंज हुआ था, कहां हुआ था, स्मॉल वाटर पूल में, बड़े समुद्र में नहीं हुआ था, छोटे तालाब में शुरू हुआ था, गड्ढे में शुरू हुआ था। इन इंडिया हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पुंगा वैली इन लद्दाख मेंटेन हाई टेम्परेचर इवन इन कोल्ड क्लाइमेट। लद्दाख का पुंगा वैली का हॉट स्प्रिंग, लद्दाख का पुंगा वैली का हॉट स्प्रिंग अभी भी क्या हाई टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कोल्ड क्लाइमेट होते हुए भी हाई टेम्परेचर को मेंटेन करता है। स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो ये भी स्टेटमेंट सही है और यह स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। पुंगा वैली में लद्दाख का जो पुंगा वैली है ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना, इसको प्रूव भी कर रहा है कि लाइफ स्मॉल वाटर बॉडीज में हुआ, छोटे छोटे पानी के गड्ढों में पहला लाइफ बना था, ना कि कोई बहुत बड़े समुद्र या महासागर में। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 सपोर्ट्स स्टेटमेंट 1। दोनों सही है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को सपोर्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिर ये भी NCERT के पेज नंबर 8 का ही क्वेश्चन है। NCERT के एक पेज से काफी सारे क्वेश्चन हम बनाए हैं, इससे आपका रिवीजन भी होगा, पढ़िएगा भी, समझिएगा भी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। थर्मोफाइल्स आर हीट लविंग यूनिसेलुलर बैक्टीरिया फाउंड इन हॉट स्प्रिंग। थर्मोफाइल तो पहले थर्मोफाइल ये सही है, हीट लविंग यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ही होते हैं। थर्मोफाइल हीट लविंग यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ही होते हैं और ये हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट तो सही है। स्टेटमेंट 2, थर्मोफाइल्स आर नॉट फाइंड इन द हॉट स्प्रिंग ऑफ पुंगा वैली ऑफ लद्दाख। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि लद्दाख के पुंगा वैली में थर्मोफाइल्स नहीं पाए गए। लद्दाख के पुंगा वैली के हॉट स्प्रिंग में थर्मोफाइल्स नहीं पाए गए। यह स्टेटमेंट गलत है। लद्दाख के
पुंगा वैली के हॉट स्प्रिंग में थर्मोफाइल्स पाए गए, तब तो ये सब स्टेटमेंट आया इंडिया में, तब तो कहा गया कि नहीं लाइफ स्मॉल पॉन्ड में डेवलप हुए। सब पहले ही मानते थे कि लाइफ समुद्र में डेवलप हुआ था, जहां सैलाइन वाटर होता था, हाई टेम्परेचर होता था। लेकिन पुंगा वैली में यूकैरियोट्स का मिलना बताता है कि नहीं लाइफ स्मॉल पॉन्ड वाटर बॉडी में डेवलप हुए थे। एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ पुंगा वैली ऑफ लद्दाख रीजन इज सिमिलर टू दोज 3.5 बिलियन ईयर्स अगो आर। कहता है कि लद्दाख के पुंगा वैली का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक वैसा ही क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कोई 3.5 बिलियन साल पहले, 35 अरब साल पहले था, जो 3.5 बिलियन साल पहले था। यह स्टेटमेंट भी सही है। द रीजन ऑफ हॉट स्प्रिंग ऑफ पुंगा वैली ऑफ लद्दाख इज अबंडेंट प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ये भी सही है कि लद्दाख के पुंगा वैली रीजन के वाटर में काफी ज्यादा सल्फर मिलता है, जिसके कारण सही है। अब क्वेश्चन दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन दे सकता है 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4 ऐसा करके दे सकता है, या पूछेगा इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। अब इसका समय आ गया है, तो इनमें कितने स्टेटमेंट सही हुए बेटा? 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एकदम क्वेश्चन जो बनाएंगे नीट पैटर्न पर ही बनाएंगे, नीट से इतर कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं, ताकि आप लोग का तैयारी बढ़िया हो सके, सॉलिड प्रिपरेशन हो सके, और यहीं बैठ करके आप लोग टॉप मेडिकल कॉलेज पहुंच सको, एम्स पहुंच सको, सबका ड्रीम कॉलेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर थर्मोफाइल्स ऑफ पुंगा वैली ऑफ हॉट स्प्रिंग। अब एक चीज तो क्लियर हो गया होगा, तीसरा क्वेश्चन है ना ये, तो एक एकदम दिमाग में तो बैठ गया होगा कि पुंगा वैली का हॉट स्प्रिंग खास है। क्यों खास है? कि इसमें थर्मोफाइल्स मिले थे, थर्मोफाइल्स मिलने से क्या हुआ, ये प्रूफ है कि लाइफ का एग्जिस्ट हुआ स्मॉल वाटर बॉडी में, जिसका क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा था। अब ये चीज दिमाग में बैठ जाएगा, एमसीक्यू सोल्व करने का ही फायदा होता है। आपको रट्टा नहीं मारना होता है, आपको रट्टा नहीं मारना होता है, आपको केवल एमसीक्यू पढ़ पढ़ कर करना होता है। एक बार 2 बार पढ़ पढ़ करिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, और आपका जो आंसर होगा ना बहुत ही कंसाया, जो बहुत बढ़िया होगा इस बार, है ना। चलिए क्या कहते हैं पहला, इन थर्मोफाइल ऑर्गेनिज्म्स कैल्शियम कार्बोनेट लेयर फॉर्म अराउंड देम टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म। थर्मोफाइल ऑर्गेनिज्म में, पुंगा वैली में जो ऑर्गेनिज्म मिले थे उनके बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट था। तो इससे यह प्रूफ मिला कि थर्मोफाइल ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर कैल्शियम कार्बोनेट लेयर मिलता है। यह स्टेटमेंट सही है, यह स्टेटमेंट सही है। अब अगर यह स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब आपका सी गलत हो गया और बी गलत हो गया। अगर स्टेटमेंट एक सही है, इसका मतलब सी सही है और सी और डी गलत हो गया। अब या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी हो गया, पहली बात। दूसरा क्या क्लियर हुआ, इन दोनों में से कोई ना कोई एगो तो गलत है, इन दोनों में से कोई ना कोई एगो तो गलत है। नहीं, अभी ऑप्शन डी पर है चांसेस, अभी ऑप्शन डी पर है चांसेस, अभी सी केवल कटा है, अभी ऑप्शन डी पर है। कैल्शियम कार्बोनेट molecules might have protected thermophiles to burn in hot spring water. कैल्शियम कार्बोनेट मोलेक्यूल थर्मोफाइल्स को हॉट स्प्रिंग में उनके बॉडी को जलने से बचाए होंगे। ये भी सही है, नहीं तो कैल्शियम कार्बोनेट क्यों आता, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, ताकि हम हार्श क्लाइमेट से बचाएं। तो थर्मोफाइल्स अपने बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट क्यों रखा था, हॉट स्प्रिंग से
बचने के लिए, यानी 2 सही होने का मतलब बी गलत है। अब आपका बी गलत साबित हो गया और सी गलत हो गया। अब ऑप्शन रह गया ए और डी में पंगा, ए और डी में। अब थर्ड सही है कि गलत? कैल्शियम कार्बोनेट अराउंड देम may help in the formation of protective membrane around organism। अब कैल्शियम कार्बोनेट इसको हॉट स्प्रिंग में जलने से बचाया था ना, जलने से बचाया था, इसका मतलब क्या है? ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाया। जलने से बचाया इसका मतलब प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से बचाया। कुछ तो हुआ जो उसको बचा रहा था, यानी वो क्या कैसे बचा रहा था? प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाकर। ये भी सही है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? डी, ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, आपका ये भी गलत हो गया। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी, ऑल 3 आर करेक्ट। तीनों का तीनों करेक्ट है। आप इसको 2 बार 3 बार समझिएगा, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा। एमसीक्यू में शॉर्ट आंसर के साथ साथ लॉन्ग आंसर में भी काम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। सही है या सही है? सेल रिप्रेजेंट करता है बेसिक लेवल जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, यानी आपका ऑप्शन बी नहीं होगा। अब रह गया ए, सी और डी। ऐसे भी करिएगा, दिमाग में ऐसे सोल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा, है ना, और गलत होने की चांसेस होगी। इनमें से फिर ऑप्शन आपको चॉइस ये दिखाएगा। कई बार एमसीक्यू हेल्पफुल भी होता है और दुख देने वाला भी होता है। एमसीक्यू सुख देने वाला भी है और दुख देने वाला भी है। अगर आप इसको दिमाग से नहीं करिएगा, ऑप्शंस को सिलेक्ट करते नहीं जाइएगा, तो आपको दुख देगा, और सही से करिएगा तो आपको बड़ा सुख देगा, क्योंकि बहुत सारा आंसर पर आपका कंफ्यूजन दूर कर देगा। आप आराम से गेस कर सकोगे। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये भी तो सही है ना, कि कितने सेल प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, कितने सेल प्रेजेंट हैं, इस बेसिस पर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी, यानी ऑप्शन 2 भी सही हो गया भाई। ऑप्शन 2 भी सही है, 1 भी सही है और 2 भी सही है। अब 2 इसमें तो नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अब रह गया अपने पास ए और डी, क्योंकि बी और सी तो गलत हो गया, बी और सी तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि 2 सही है, 1 भी सही है और 2 सही है। बी सी नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है सिर्फ 2 और 3। सी इसलिए क्योंकि कह रहा है 1, 3 और 4। अब देखिए 3 पर आइए। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स एज दीज ऑर्गेनिज्म्स आर वेल डेवलप्ड सेल्स। ये तो सही है कि बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर वेल डेवलप्ड सेल्स, यह स्टेटमेंट सही है। क्या स्टेटमेंट सही है? कि बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर वेल डेवलप्ड सेल, ये तो सही है। लेकिन ये गलत है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि बैक्टीरिया और यीस्ट क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और वैसे भी वेल डेवलप्ड सेल है, इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर होता तो वेल डेवलप्ड नहीं होता। अब आपका स्टेटमेंट 3 गलत हो गया। स्टेटमेंट 3 गलत होने का मतलब आपका डी कट गया, डी कट गया। अब यही है, यानी आंसर क्या हो गया आपका? ए मिल गया ना। अब रह गया 4, ये कट गया ना क्योंकि ऑप्शन 3 गलत था। ऑप्शन 3 गलत था, इसलिए कट गया कि ऑप्शन 2 सही था। अब 4, यानी इसका मतलब ऑप्शन 4 गलत है। क्या लिखा हुआ? 1 और 2 सही है, इसका मतलब 3, 4 दोनों गलत है। अब 3 और 4 को पॉइंट के रूप में याद कीजिए। तो एक पॉइंट क्या बना लीजिएगा कि बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज दे आर वेल डेवलप्ड सेल्स। तो यहां से लिखिएगा, ये अभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
बैक्टीरिया एंड yeast are unicellular organisms as they are well developed cells। अच्छा अगला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन दियर बॉडी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑफ बॉडी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बेटा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, ये केवल किस में होता है बेटा? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। इसीलिए आपका स्टेटमेंट 3 और 4 गलत है। ऑप्शन भी हो गया और यहां से आपका 2 पॉइंट भी आ गया, 2 फैक्ट भी आ गया जो आपसे पूछा जा सकता है या आंसर में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए पेज नंबर वो 8 तक का था ना, ये क्वेश्चन पेज नंबर 8 का था। अब आ जाइए पेज नंबर 9 का क्वेश्चन। पेज नंबर 9 एनसीईआरटी पेज नंबर 9 क्या कह रहा है? Which of the following statement is are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? When cells are organized to form tissue, when cells are organized to form tissue, जब सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाता है तो cells remain act as a structural and functional unit of living organism। क्या टिश्यू जब सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाता है तो क्या उनमें कोई चेंजेज होता है? नहीं, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट अकेले भी रहता है और टिश्यू के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाता है तो भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ही रहता है। इसीलिए यह स्टेटमेंट तो आपका सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह स्टेटमेंट सही है। आगे क्या कहता है? Different tissues may have structurally and functionally different cells। अलग अलग टिश्यू में अलग अलग टाइप का सेल हो सकता है, मतलब अलग अलग टिश्यू में एक ही प्रकार का सेल भी हो सकता है और अलग अलग तरह का सेल हो सकता है। ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि अकेले ह्यूमन बॉडी में 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं, 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं और ये 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से ही अलग अलग टिश्यू बने हैं, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। तो क्या हो गया? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या हो गया? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मजा आ रहा है? क्वेश्चन ठीक ठाक है? रिवीजन हो रहा है ना पूरा का? पढ़ोगे? पूरा रिवीजन करवाऊंगा, पूरा रिवीजन करवाऊंगा। चलिए पेज नंबर 9 का 2 क्वेश्चन है। पहला, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई इज। ह्यूमन आई का रिजोल्यूशन कितना है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितना है? 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर? आंसर इज 0.1 मिलीमीटर। ये फैक्चुअल है, इसमें दिमाग नहीं रखना है। फैक्ट याद रहेगा तो सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मीन्स, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्लोजर पॉइंट ऑफ द बॉडी या नियर पॉइंट ऑफ द बॉडी टू सी। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि जितना कितना पास से देख लेंगे,
या सेपरेशन ऑफ, ये तो नहीं है, सेपरेशन ऑफ टू पॉइंट्स विच कैन बी सीन फ्रॉम द नियर बाई पॉइंट, या ये कि दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन, बीच का डिस्टेंस, जिसे नियर बाई आप पॉइंट से आई पॉइंट से अलग अलग दिख सकता है, डिस्टिंक्टली दिख सकता है, या सेपरेशन ऑफ टू पॉइंट विच कैन बी सीन डिस्टिंक्टली फ्रॉम डिस्टेंट पॉइंट, या दूर के बिंदु से। कौन सा है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन? दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन जो दूर से दिख सकता है या पास वाले से दिख सकता है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पास वाले का है, डिस्टेंट का तो इन्फिनिट होता है, यानी डिस्टेंट है तो ये भी गलत है, और नन ऑफ द, यानी करेक्ट आंसर इज बी। यहां से आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में दोनों पॉइंट क्लियर हो गया कि ह्यूमन आई का 0.1 mm होता है, 0.1 mm होता है, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब कि आई दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, जिसे कि वो डिस्टिंक्टली देख सकता है, अलग अलग देख सकता है। अगर इससे कम दूरी पर, मान लीजिए कोई पॉइंट 0.08 mm की दूरी पर रखेंगे, तब क्या होगा? आई उसको एक पॉइंट मानेगा, दो पॉइंट नहीं मान पाएगा। ठीक है, दो पॉइंट मानने के लिए जरूरी है 0.15 mm पर रख लो, कोई दिक्कत नहीं, वो अलग अलग दिख जाएगा। लेकिन अगर आप 0.07 mm पर रखोगे तो वो डिस्टिंक्टली नहीं दिख पाएगा, और ऐसा किसके कारण होगा? किसके कारण होगा? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के कारण, यानी हमारे आई के रिजोल्यूशन का भी लिमिट होता है। चलिए फिर पेज नंबर 9 का एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉबर्ट हुक इज करेक्ट? रॉबर्ट हुक के बारे में कौन सा कितने स्टेटमेंट सही हैं? रॉबर्ट हुक पढ़े थे, रॉबर्ट हुक पढ़े हैं। क्या कहता है? रॉबर्ट हुक वाज एबल टू सी सेल वॉल इन कॉर्क सेल, सही कि गलत? सही है, रॉबर्ट हुक सेल वॉल देखे थे। कहां देखे थे? कहां देखे थे? कॉर्क सेल में। स्टेटमेंट 2, माइक्रोस्कोप डिजाइन बाय रॉबर्ट हुक वाज एबल टू मैग्नीफाई 2000 to 3000 टाइम, 2000 से 3000 गुना बड़ा दिखा रहा था? नहीं, गलत है। वो कितना मैग्नीफाई कर रहा था? 200 to 300 टाइम्स। कितना टाइम मैग्नीफाई कर रहा था? 200 to 300 टाइम्स, ना कि 2000 to 300 टाइम्स। यानी ये तो गलत हो गया। अच्छा, द स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट present in the cell was termed as cell by रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को जो कॉर्क में स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दिखा था उसे सेल कहा था। सही है कि गलत? तो ये सही है। यानी कितने स्टेटमेंट सही हैं बेटा? इसमें दो स्टेटमेंट सही हैं। कितने स्टेटमेंट सही हैं? दो स्टेटमेंट। एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही नीट पूछ रहा है। अभी से 4 साल पहले ऐसे नहीं घुमा घुमा कर पूछता था, सिंगल पॉइंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता था। ये पूछने का मतलब मल्टीपल फैक्ट। अब इसमें 3 फैक्ट पूछ लिया ना, एक क्वेश्चन में 3 फैक्ट, 4 फैक्ट, 5 फैक्ट से पूछ लेता है कि पता है कि नहीं। अब वो नीट भी एनटी भी ज्यादा से ज्यादा आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, तो आपको शुरू से प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप एक क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को रिवाइज करो। इससे आपको रिवीजन में भी हेल्प मिलेगा। चलिए आगे क्या कहता है, पेज नंबर 9 का फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनेबल अस टू ऑब्जर्व अल्ट्रा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें सेल का अल्ट्रा फाइन स्ट्रक्चर स्टडी करने में हेल्प करता है। सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि ये क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेस इफिशिएंट देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें 2 फैक्ट एक साथ पूछ लिए, इसमें 2 फैक्ट एक साथ पूछ लिए। पहला फैक्ट पूछे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से लेस इफिशिएंट है कि मोर इफिशिएंट है?
अच्छा है कि बुरा है, तो ये मोर इफिशियंट है, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये मोर इफिशियंट है, लेस इफिशियंट नहीं है। ये फैक्ट तो गलत है, लेकिन ये फैक्ट सही है कि इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है, ना कि लाइट बीम यूज होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। अब गलत हो गया तो कौन कौन छट गया आपका? ये भी छट गया, ये भी छट गया, ये भी छट गया, आंसर मिल गया। यानी डी तो सही होना ही होना है, यानी स्टेटमेंट 3 सही है, सही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन नैनोमीटर स्केल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर हम लोग नैनोमीटर स्केल पर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, 1 बिलियंथ ऑफ मीटर तक देख सकते हैं। ठीक है, 100 करोड़ गुना छोटा देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? कितना बढ़िया, कितना मजा आएगा। इसको अपने भी सॉल्व करो तो मजा आएगा। ये दिमाग में, आंसर दिमाग में मत रखना, केवल दिमाग में रखना क्या करना है, हर स्टेटमेंट को आराम से पढ़ना, कौन सा गलत है कौन सा सही है, गलत को सही करना। बहुत बढ़िया रिवीजन होगा, बहुत बढ़िया रिवीजन होगा। और मैं बताता हूँ, अनमैच्ड क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन होगा। आपके जैसा प्रिपरेशन कोई और नहीं कर सकेगा, ये जान लो। आप जैसा प्रिपरेशन नहीं, अभी तक इस लेवल का प्रिपरेशन इंडिया में नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तो सब एनसीईआरटी किताब के लिए मारामारी कर रहे हैं। हम भी मारामारी कर रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। पेज नंबर 9 का ही क्वेश्चन, पेज नंबर 9 का ही क्वेश्चन क्या कहता है? इन रिसेंट ईयर साइंटिस्ट हैव इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप बाय इंप्रूविंग। रिसेंट ईयर में माइक्रोस्कोप में इंप्रूवमेंट हुआ। क्या इंप्रूव किए? रिजोल्यूशन और मेजर ऑफ क्लियरिटी। रिजोल्यूशन बढ़ाए, क्लियर देखने की क्षमता बढ़ाए। यस, कहां तक ले आए? 1 बिलियंथ टाइम तक ले आए ना, 1 बिलियंथ टाइम तक ले आए, यानी किसी वस्तु का 100 करोड़ गुना छोटा तक देख सकेंगे। कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस ऑफ ब्राइटनेस ये भी किए। मैग्निफिकेशन और इनलार्जमेंट इसको भी किए। साइज ऑफ लेंस नहीं, साइज ऑफ लेंस से नहीं इंप्रूवमेंट हुआ, इनलार्जमेंट में कोई इंप्रूव किए, यानी कितना बड़ा दिख सकता है। दोनों एक ही चीज है ना बेटा, रिजोल्यूशन तो इनलार्जमेंट हुआ, उसको 100 करोड़ गुना बड़ा तक देखने में क्षमता बढ़ा लिए। रिजोल्यूशन बढ़ा दिए, क्लियर देखने की क्षमता बढ़ा दिए। 100 गुना बड़ा देखा फिर भी क्लियर दिखा, यानी 100 गुना छोटे वस्तु का इमेज 100 गुना बड़ा किए फिर भी वो साफ साफ दिख गया। तो वह क्या बढ़ाए? रिजोल्यूशन बढ़ाए और मैग्निफिकेंस बढ़ाए। साथ ही साथ उनका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिए, ताकि ब्राइटनेस अलग अलग लेवल पर ब्राइटनेस अलग अलग हो। तो ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए करेक्ट। ये सब 4 वाला गलत हो गया। ठीक है, ठीक है अनस, समझ में आ रहा है बेटा जी? समझ में आ रहा है बेटा जी कि नहीं आ रहा है? चलिए 2 क्वेश्चन और करके छोड़ देंगे। चलिए एक ये क्वेश्चन है पेज नंबर 9 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूवमेंट इन द माइक्रोस्कोप मेक माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल इन स्टडीइंग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। माइक्रोस्कोप का कौन सा इंप्रूवमेंट अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प किया? रिजोल्यूशन ऑफ मेजर ऑफ क्लियरिटी, यस रिजोल्यूशन बढ़ा। कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंट ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यस मैग्निफिकेंस भी। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल 3। अब एक ही चीज को 3-4 क्वेश्चन बना दिए हैं, 3 बार 4 बार केवल पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, भूलने का सवाल नहीं होता। अब अगर बदमाशी कीजिएगा तो उसका तो है कोई न खुदा है, न कोई ब्रह्म है, न कोई देवता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सेल interaction occur in cell boundary, that is cell membrane और सेल वॉल। सेल इंटरैक्शन, 2 सेल जब इंटरैक्ट होते हैं, मिलते जुलते हैं, कहाँ मिलते जुलते हैं? ये सही है, सेल बाउंड्री पर ही ना मिलेगा। 2 सेल, 2 लोग मिलेंगे तो बाउंड्री पर ही मिलेंगे ना, अंदर घुसेंगे तो पहले बाउंड्री पर जाके घुसेंगे। यूजिंग सेल मेम्ब्रेन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म exchange material
एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। सेल मेम्ब्रेन का यूज करके तो मटेरियल करते हैं ना, सेल सेमी परमिएबल होता है ना, मीन्स कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाले सब्सटेंस ही सेल के आर पार जा सकते हैं। तो जो मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, इन्वायरमेंटल के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन की मदद से करते हैं, यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आज शाम में फिर से लाइव रहेंगे, आज शाम में फिर क्वेश्चंस करवाएंगे, लाइव रहिएगा और कीजिएगा, मजा आएगा।